नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का आज़ादी वाला बयान सुर्खियां बन गया है। जिधर देखो उधर यही चर्चा है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही असल में भारत को आज़ादी मिली थी। क्या प्राण प्रतिष्ठा माने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। क्या जिस तरह से राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं मोहन भागवत पर, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोई योगदान नहीं रहा? क्या मंदिर बन जाने से पूरी आज़ादी मिल गई है? भांति भांति के सवाल अब उठ रहे हैं और कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर सीधा हमला किया है मोहन भागवत पर, संघ पर, बीजेपी पर, कि अब केवल हम संघ और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि स्टेट से भी लड़ रहे हैं। स्टेट माने पूरा राज्य सरकार, उससे भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट के सारे जो प्रमुख अंग हैं, जो संवैधानिक और स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र ऑटोनॉमी वाली संस्थाएं हैं, उन पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। जो बीजेपी बोलती है, आरएसएस बोलती है, वही ये संस्थाएं भी बोलती हैं। तो राहुल गांधी का ये बयान अपने आप में बहुत अलग तरीके का बयान है और सवाल बड़ा ये है कि क्या आखिर जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो सच में सच है, या फिर राहुल गांधी आरएसएस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या आज़ादी हमें 1947 में मिली थी और संविधान उसका प्रतिफल है, या फिर राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वही असली आज़ादी है। दरअसल ये मसला आपको हम समझाते हैं। 13 जनवरी 2025 को, यानी कि 2 दिन पहले, इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान भारत को सच्ची स्वतंत्रता पर जो व्याख्यान था, उस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता उस वक्त, उस दिन मिली जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में देश भर में मनाया जाना चाहिए। भागवत ने यह वक्तव्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय पुरस्कार, देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर दिया ये बयान, और कहा कि राम मंदिर आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्र के सच्चे स्व को जगाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया था। इस बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ये छुटपुट प्रतिक्रियाएं आई भी 13 तारीख को। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी के नवनिर्मित मुख्यालय जो दिल्ली में बना है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के करीब ही है, 5 मंजिला इस मुख्यालय के लोकार्पण उद्घाटन के अवसर पर जब राहुल गांधी डायस पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि दरअसल मोहन भागवत समय समय पर इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या संविधान सच्ची आज़ादी का प्रतिफल नहीं है? क्या राम मंदिर इसका प्रतिफल है? या असली आज़ादी उस वक्त मिली जब प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर को हुई? यह पूरे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान के खिलाफ है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, भारत के जन जन का अपमान है जिन्होंने ये स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा। अपने बहुत सारे लोगों ने प्राण गंवाए और उसके बाद भी हम उस आज़ादी को आरएसएस और बीजेपी के लोग आज़ादी नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मोहन भागवत ने यह बयान किसी दूसरे देश में दिया होता तो अब तक गिरफ्तार होते और उन पर मुकदमा चल रहा होता। तो धीरे धीरे वो कहते राहुल गांधी कि बीच बीच में मोहन भागवत इस तरीके के बयान देते रहते हैं। एक और चर्चा पूरे दिन इस बात को लेकर रही कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो अब हम केवल आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और उसके काम से नहीं लड़ रहे, हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी वो कब्जे में हो गई हैं और हमें
वो भी हमारे खिलाफ खड़ी हैं, यानी आम लोगों के खिलाफ खड़ी हैं। तो कांग्रेस को 140 साल पुरानी पार्टी बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वास्तव में जो भारत की आज़ादी है और जो कांग्रेस का आंदोलन है वो एक ही है, मेलजोल उसका एक ही है। बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कहा ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, भवन नहीं है, इसमें 140 साल की तपस्या बहुत सारे लोगों की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पटेल, गांधी, बहुत सारे लोग। तो ये पूरा एक नया विमर्श, एक नई बहस को इस मोहन भागवत के बयान के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज हमला किया कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर, वो एक नई बहस को जन्म दे गया। मंथन में हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट देख लीजिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मिली आजादी के बयान पर राहुल गांधी बिफर पड़े। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का यह बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत का बयान कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। राहुल ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में ये बयान दिया और कहा कि भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से देश को ये बताते रहते हैं कि वह स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा वह देशद्रोह है, क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का कोई औचित्य नहीं है। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या बोला है भागवत पर। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. अब जरा मोहन भागवत का वह बयान भी सुन लेते हैं जिस पर तनातनी और घमासान मचा हुआ है। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। बता दें कि राहुल गांधी ने यह बयान तब दिया जब वे नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। करीब 5 दशक पुरानी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का पता अब बदलकर 9A कोटला रोड कर दिया गया है। पार्टी का नया मुख्यालय 6 मंजिला है, जिसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से भी पुकारा जाएगा। फिलहाल मोहन भागवत और राहुल गांधी के बयानों की बयार सियासी पिच पर क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। राहुल गांधी
के बयान को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक प्रतिक्रिया है और दूसरी उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता की। राहुल गांधी ने इसके आगे भी कुछ कहा और उस पर प्रतिक्रिया वो सुनिए। All of them who served the constitution of our country, all of them who saluted the tricolor. Do not forget that. The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. और बड़े दुख के साथ एक बात कहता हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी सामने आया है। मैं पहले राहुल गांधी का जो वक्तव्य है उसको कोट करते हुए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि शब्द इधर उधर हो गए, उनकी मंशा कुछ और रही होगी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह एक एक्स पे पोस्ट डाली है, उसके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राहुल गांधी सेज, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है, और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की बीजेपी ने कि भाई, उन्होंने कहा ना कि स्टेट से भी लड़ रहे हैं, यानी कि स्टेट की ताकतों से लड़ रहे हैं, संस्थाओं से लड़ रहे हैं, जो संवैधानिक तौर पर राहुल गांधी ये कहना चाहते थे, नहीं कहना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे राहुल गांधी पर हथियार के रूप में चलाया है। हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक के रूप में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। प्रोफेसर कौशलेश्वर प्रियदर्शी जी हमारे साथ आम्बेडकरवादी हैं, वो आप जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक अजय शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत अजय जी, धन्यवाद। महेंद्र प्रताप सिंह संघ विचारक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी बहुत स्वागत, आभार आपका। संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, वो भी जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर कौशलेश्वर प्रियदर्शी से करूंगा। कौशलेश्वर जी, एक सवाल आज राहुल गांधी ने खड़ा किया है, बीच बीच में खड़े करते रहते हैं। मोहन भागवत ने 13 तारीख को इंदौर में ये बात कही कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई थी, हमने संविधान भी बना लिया था, लेकिन उस स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा या उसकी प्रतिष्ठापना राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा या प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन मिली। तो सच्ची आज़ादी 22 जनवरी को मिली, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिर वो जो 1947 में आज़ादी मिली और उसका जो प्रतिफल है संविधान, क्या वो कुछ नहीं है? क्या करोड़ों लोगों जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, क्या उन पर ये सवाल नहीं है? और राहुल गांधी तो यही नहीं रुके, यहाँ तक कह गए कि ये लोग झंडे को ही नहीं मानते, तो कहना क्या है? प्रोफेसर कौशलेश्वर प्रियदर्शी। अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रोफेसर, बोलिए।
असल में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेतृत्व आज बहुत सारी बातों को लेकर सामने आ रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो मैं जानना चाहता उससे, ये संघ पर इतने सवाल आज कांग्रेस डाल रही है, संघ संघ किन परिस्थितियों में इतना बड़ा हुआ? आज भाजपा केंद्र से तमाम राज्यों की सरकारों की राहुल जी कहते हैं, तो देखिए पहले और आजादी कुछ नेटवर्क में अवरोध है, प्रोफेसर प्रियदर्शी को कनेक्ट किया जाए फोन से, क्योंकि उनके नेटवर्क में कुछ अवरोध है और दर्शकों को हम उनकी बात सुना नहीं पा रहे हैं। अजय शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी को चर्चा में ले लेते हैं। कौंसलेश्वर जी का ऑडियो ठीक किया जाए। अजय जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के लोकार्पण के वक्त राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि सच्ची और असली आज़ादी क्या 1947 की नहीं थी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, वो थी। संघ प्रमुख के उस बयान का हवाला दिया है उन्होंने कहा कि बीच बीच में मोहन भागवत ये करते रहते हैं और ये वो लोग हैं जिनकी सरकार भी है और संवैधानिक संस्थाओं में भी वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी तिरंगे पर विश्वास नहीं किया। अजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि यदि संघ प्रमुख यह बोल रहे थे कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिली लेकिन आजादी यहाँ, तो यदि वो यही बात कह देते कि हमें धार्मिक आजादी अब मिली तो भी शायद हम इसको स्वीकार कर लें। लेकिन उन्होंने जब कहा कि हमें आजादी, असली आजादी ही जो है मिली है अब, तो निश्चित रूप से दुखद है, क्योंकि आजादी के लिए जो 7,35,000 लोगों ने शहादत दी, शहीद हुए, उनका हम अपमान नहीं कर रहे हैं, उन परिवारों का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? हम करोड़ों लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं जिन्होंने जेल काटी और सब कुछ खोया? इत्तेफाक से दुर्गेश जी, मैं भी उस परिवार से हूं जिस परिवार ने इस देश की आजादी में शहादत दी है। तो निश्चित रूप से मुझे भी तकलीफ होती है जब कोई आदमी कहता है कि नहीं, 1947 को आजादी नहीं मिली, ये तो ये भीख में मिली या कैसे मिली, क्या जो भी कहानी बताते हैं। अरे साहब, जिनके परिवार के लोग खोए हैं, जिन्होंने अपनी संपत्तियां जब्त कराई हैं, जिन्होंने सब कुछ खोया है, खाना बदोश जिंदगी जी है काफी वक्त तक, निश्चित रूप से उन लोगों को तकलीफ होती। आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आप कहिए, जब आपका कोई इस देश की आजादी में योगदान नहीं है, इस देश की आजादी में आप लड़े नहीं, इस देश की आजादी के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आजादी पे सवाल क्यों उठाते हैं? अब मत करिए, आप अपनी सत्ता पे करिए, अपने शासन पे करिए। अजय जी, रोक रहा हूँ आपको, ऑडियो ठीक किया जाए। ऑडियो कहीं मिसमैच कर रहा है, हम दर्शकों को अजय जी की बात सुना नहीं पा रहे हैं। पीसीआर, अजय जी कंटिन्यू करिए। जी, आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि तो निश्चित रूप से उन्हें यदि बात करने का हक है तो अपने संगठन पे है, अपने राजनीतिक संगठन पे है, लेकिन वो जब बात करते हैं देश की आजादी पे, वो आदमी बात करता है, वह संगठन बात करता है, वह लोग बात करते हैं जिनका कोई योगदान नहीं है इस देश में। ना उनका योगदान है संविधान में, ना उनका योगदान है इस देश की आजादी में। उनका योगदान तो जिस चीज में है वो कहने में शर्म आती है कि जब अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा जा रहा था तो उनका संगठन तो कह रहा था नहीं साहब, आप छोड़ के मत जाइए, हम आपके साथ हैं। तो जो संगठन ये चिट्ठी दे रहा था, वह संगठन आज इस तरह की बात करता है, आजादी अब मिली, कब मिली, तो निश्चित रूप से वो अपमान करता है। और जब अपमान करता है तो उसके खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और कड़ा जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं मोहन भागवत ने बेहद गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है और इस देश के शहीद हुए लोगों का अपमान किया है, उन करोड़ों परिवारों का अपमान किया है जिनके लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी बहुत कुछ खोया है।
तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, यह लोग इस योग्य नहीं है कि इन पर इस तरह से बात की जाए। इनको तो कड़ा जवाब दिए जाने की जरूरत है। इनकी मुखबिरी, माफी बीरी, ये सारी बातें सामने हैं, इसके सबूत हैं। और ऐसी स्थिति में इन लोगों से और क्या कल्पना कर सकते हैं, ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं, मैं राहुल गांधी के बयान से पूरी तरह सहमति रखता हूं और मानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मोहन भागवत ने एक निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे व्यक्ति की जितनी निंदा की जाए, ऐसे संगठन की जितनी निंदा की जाए, क्योंकि इनका कोई योगदान नहीं है देश के लिए, बल्कि इन्होंने देश के साथ सदैव धोखा किया है। देश की आजादी के पहले भी और आज भी यह सारी बातें प्रमाणित है ऐतिहासिक तौर पर। जी ठीक बात है। मैं संघ विचारक महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ रुख करूंगा। महेंद्र जी, क्या जरूरत आ पड़ती, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लोगों का योगदान आज़ादी में नहीं है, तो बीच बीच में आप जो आज़ादी की ग्लोरी है, आज़ादी की जो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा है, आप लोग एक सुर्रा छोड़ के उसको मिटाने की कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में। जैसे आजकल ये चलन पड़ा है कि गांधी को नेगलेक्ट करो, गांधी जयंती के दिन शास्त्री को बड़ा करने की कोशिश, गांधी के बराबर खड़ा किया जाता है उनको, कभी कभी कुछ भी कह दिया जाता है, कभी गांधी के पुतलों पर प्रतीकात्मक रूप से गोलियां चलाई जाती हैं। तमाम ऐसे संगठन के लोग ऐसा करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो नहीं हैं, और या फिर वास्तव में आप लोग यही धार्मिक आजादी चाहते थे? महेंद्र सिंह। देखिए दुर्गेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए महेंद्र जी, बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो अजय शुक्ला जी ने जो बात बोली है, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने आजादी शब्द का यूज नहीं किया। आपने बयान सुना ही नहीं, बगैर बयान सुने आप बोल रहे हैं। उन्होंने शब्द यूज किया स्वतंत्रता, उनका शब्द था स्वतंत्रता। देखिए, मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूं। संघ का ये शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में संघ 5 बिंदुओं पे काम कर रहा है। उनमें से एक बिंदु है स्व के जागरण की बात है। जहां तक कांग्रेस की बात है, ये वामपंथी विचारधारा के लोगों की बात है, तो कांग्रेस के राहुल गांधी जो आज बात कर रहे हैं, इन्होंने तो हलफनामा किया था, इन्होंने तो शपथ पत्र देके राम के अस्तित्व को नकारा था, इन्होंने तो राम सेतु को नकारा था, इन्होंने तो शुरू से पहले दिन से राम मंदिर के सवाल पे हमेशा से हिंदुओं का विरोध किया, हिंदू संगठनों का विरोध किया। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को कांग्रेस और ये जो विचारक चिंतक जो बैठे हैं किस रूप में ले रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं, जहां तक आजादी की बात है, तो संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, क्रांतिकारी थे, उनका योगदान है, वो जेल गए थे। ठीक है, जब संघ की स्थापना हुई और संघ का काम शुरू हुआ, तो संघ के शिविर में वर्धा में महात्मा गांधी आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, और सबने संघ की और डॉक्टर हेडगेवार की तारीफ की। क्या है, देखिए, लोग पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, चिंतन मनन करते नहीं है, टीवी चैनल पे आके कुछ भी बोल जाते हैं। अरे भैया, संघ के लोग, और आप मेरे को इसका प्रमाण दे पाएंगे? कहाँ लिखा संघ ने कौन सी चिट्ठी दे दी अंग्रेजों को कि आप मत जाइए इस देश से? और अंग्रेज गए क्यों मालूम आपको? अंग्रेज इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की कांग्रेस खड़ी कर दी थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की बताइए आप? और समझौते वाली आजादी किसने ली ये बताइए आप? मुस्लिम लीग, एक मुस्लिम लीग ले गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, और कांग्रेस को मिल गया भारत। दो ही तो तीन, यही समस्या आ जाती है, यही समस्या आ जाती है कि झूठ बोलना आप अजय जी विनम्र निवेदन, अजय जी महेंद्र जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अजय जी प्लीज, आप गंभीर व्यक्ति हैं और महेंद्र जी ने बड़ी गंभीरता से सुना है आपको। बोलिए महेंद्र जी। आपने, अजय जी ने बोला कि मेरे परिवार ने शहादत दी। अरे भैया, हजारों लाखों कारसेवकों की शहादत को भूल गए आप राम मंदिर? मैं यही कहने वाला था, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि ये बात मैं कहने वाला था, अजय जी को रोकने वाला था बीच में कि भाई कार सेवकों ने भी जान दी है। मैं कहने वाला था अजय जी को, बोलिए। आपने पूजनीय सरसंघ चालक जी की पूरी बात सुनी? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि भैया, स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना, वो संविधान की आत्मा जो थी, उस आत्मा के अनुरूप देश खड़ा नहीं हुआ। ये बात बोली उन्होंने। संविधान का उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया।
हम पूरी बात सुनते नहीं है, मुंह कुछ भी बोलने लगते हैं। अरे भैया, कुछ भी बोलने के पहले अध्ययन, चिंतन, मनन, कम से कम जो उन्होंने बोला वो क्लिपिंग आप सुन के आ जाते। नहीं नहीं, अभी आप हमने संघ सुनाई के है। अरे महेंद्र संघ जी, के हमने बारे में सुनाई है, अभी अभी पूरी बयान ही सुनाया हमने। बोलिए। देखिए, मेरा 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 देखिए, हमेशा विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन मेरा एक है ना, कम से कम आक्षेप लगाते टाइम हम इस बार, आप अंग्रेजों को संघ ने लिख के दे दिया, इसका प्रमाण तो लाइए। और नहीं नहीं ला सकते तो ये बात मत बोलिए। ये कितनी कैसी, अरे भैया, हजारों स्वयंसेवक, आप बताइए, जब कश्मीर का भारत में विलय नहीं हो रहा था, किसने कराया? पूजनी गुरु जी ने हरि सिंह जी से बात की, जो वहां के महाराज थे, और वो पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार थे क्योंकि वहां की जनता पाकिस्तान के साथ थी। तब डॉक्टर पूजनी हरि सिंह गुरु जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर हरि सिंह जी से बात की महाराज, और उनको भारत के साथ विलय की बात कही। हम कुछ जानते नहीं, बोल रहे हैं। अरे संघ का योगदान सारी रियासतों को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था। मैं यहाँ बैठा हूँ भोपाल में, हैदराबाद में, ये सारी वो रियासतें थी जो भारत के साथ विलीन नहीं होना चाह रही थी। आप संघ को कहीं भी इस तरह से अगर क्लेम करेंगे ना, तो देखिए ये ठीक नहीं है। आज वो भी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, और उसके 52 से ज्यादा अनुसांगिक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। अरे इतना ही अगर अपने को लगता है कि हम संघ के बराबर कुछ काम करना चाहते हैं, तो शुरुआत तो कीजिए। संघ के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि संघ अपनी तरफ आरोप का कोई जवाब नहीं देता। वो तो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आ गया, इसलिए हम जैसे लोगों को बोलने के लिए बोला जाता है। लेकिन बहुत समय तक संघ चुप रहा। संघ पे 3-3 प्रतिबंध लगा दिए महात्मा गांधी की हत्या को लेकर। आप महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तुलना की बात करते हैं, महापुरुषों की तुलना हो सकती है क्या? किसी महापुरुष की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए जो भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं, संघ के सरसंघ चालक जी ने ये बात कही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत का जो सनातन समाज है उसके स्व का जागरण हुआ है। इस शब्द को इसी रूप में लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोई बात करते हैं तो पूरी तरह वो मतलब ठीक बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है महेंद्र जी। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। महेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, कुल मिलाकर आज़ादी में संघ का योगदान रहा है। रियासतों को एक किया गया है, और संघ के बारे में पूरी जानकारी के साथ में बोलना चाहिए। ठीक है, अब जिन लोगों ने बोला है उनके पास कोई जानकारी होगी, मैं ब्रेक के बाद उनके पास जाऊंगा। एक ब्रेक ले रहा हूं। सच्ची आज़ादी हमको 1947 में मिली, और उसका प्रतिफल संविधान है, या फिर स्व की प्रतिष्ठा, बकौल संघ चीफ या आरएसएस चीफ, स्व की प्रतिष्ठा राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद ही हुई है। तो क्या वास्तव में असली आज़ादी अब हमको मिली है? ये बड़ा सवाल, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बहुत सारे तर्क दिए गए इस पक्ष में, और ये चर्चा क्यों हो रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के 5 मंजिला कार्यालय, मुख्यालय जो दिल्ली में, आज उसका खड़गे जी ने लोकार्पण किया है, कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूदा। उस कार्यक्रम में वो डायस पर बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये करोड़ों लोग जो आज़ादी के आंदोलन में थे उनका अपमान है। चूँकि ये मुद्दा उठा और खूब चर्चा में आया, और स्टेट को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा कि भाई स्टेट मतलब आप भारत से लड़ रहे हैं, तो भारत से कौन लड़ेगा? इसका मतलब राष्ट्रद्रोही हैं आप। हमारे कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल ने कुछ सवालात उठाए कि भाई आज़ादी के आंदोलन में संघ का कोई योगदान नहीं था, उन्होंने चिट्ठी दे दी थी। इसका प्रतिवाद किया संघ के विचारक के रूप में मौजूद महेंद्र प्रताप सिंह ने। 5 सेकंड का मौका मैं अजय जी को फिर दे रहा हूं कि वो अपनी बात अगर कुछ कहना चाहें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अजय जी। पहले तो दुर्गेन जी मैं एक चीज बताऊं कि डॉक्टर हेडगेवार के जेल जाने की जो बात कह रहे थे महेंद्र प्रताप जी, वो कोरा झूठ है। जो 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो सक्रिय हुए थे, निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, नागपुर के सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं को जो प्रदर्शन किया था, और उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद सेम डे छोड़ दिया।
तो यह कहना कि वो गलत, वो जेल गए थे, इसके कोई दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि गांधी जी गए थे आरएसएस के मुख्यालय में, या आरएसएस के जो भी ये कह रहे हैं, तो मैं उनको यह बता दूं कि गांधी जी कभी भी आरएसएस के दफ्तर नहीं गए। 1934 का मैं जिक्र बता देता हूं जो ये कहते हैं। 1934 में वर्धा में जब गांधी जी थे, तो गांधी जी से मिलने उल्टा इनके लोग पदाधिकारी गए थे, और वो उस किस्से को ये कहते हैं कि गांधी जी मिलने गए थे। गांधी जी मिलने नहीं गए थे, वर्धा में गांधी जी का अपना ठीक है, तो इसलिए ठीक है, ठीक। लास्ट बात कह दूं कि, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर भी कभी नहीं गए। 1940 में डॉक्टर अंबेडकर से भी ऐसे ही एक्सीडेंटल मुलाकात हुई थी जैसे गांधी जी से हुई। तो यह गलत बताया जाता है कि कहीं कोई योगदान है। और रही बात जो उन्होंने कहा, स्वतंत्रता और आजादी दोनों एक ही चीज होती है, इसलिए अब उसको शब्दों के जाल में चाशनी लगाना जो है बेहतर तरीके से आता है संघ के लोगों को। ठीक है, उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। ठीक 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 अजय जी। संजय श्रीवास्तव को चर्चा में ले लेते। संजय श्रीवास्तव, चर्चा बड़ी दिलचस्प हो गई है। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर ओम सुधा और प्रियदर्शी जी भी आ गए हैं, तो मैं उनको लूँगा। संजय श्रीवास्तव, ये वास्तव में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हम खुद को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, यह 47 में हो गए थे। एक पत्रकार के रूप में आपने क्या पढ़ा, सुना, लिखा? संजय जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपके विचार सुनना दिलचस्प है, बोलिए। आ रही दुर्गेंद्र जी आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैं तो अयोध्या आंदोलन के दोनों ही हिस्सों में रहा, जब कारसेवकों पर गोली चली तब भी, और जब गुंबद गिराए गए तब भी मौजूद था जी, क्योंकि मैं पैदा ही वहीं हुआ हूं जी। तो निश्चित तौर पर जब गिर गया, और गिरने से लेके जब बन गया और ये प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया, तो वाकई, लेकिन टिप्पणी इतनी है कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी मानिए या फिर ये कहिए कि उनके लिए जो राम मंदिर का निर्माण है वो वाकई हिंदुओं के लिए स्वतंत्रता का उत्सव था, ये मैं मान सकता हूं मोहन भागवत जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, हम इस बहस में क्यों जा रहे हैं कि ये कब कहा गया? समय तो देखिए कि 21 दिन बाद दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली में सारी हिकमत लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के बड़े से बड़े लोगों को खड़ा करवा रही है। बहुजन समाज पार्टी, आज मायावती का जन्मदिन था और उन्होंने अपील भी की कि मैं दिल्ली की सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही हूं और मुझे भारी मतों से जिताया जाए। लखनऊ में बैठ के वो अपने जन्मदिन पे अपील कर रही है यहां से दिल्ली के वोटरों को। तो ये देखिए ना कि सियासी पैमाने क्या है इस बहस के, कि कितने सटीक समय में मोहन भागवत जी ने कहा कि फिर से वही राम मंदिर को लेके, एक तरफ कुंभ महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है उसको किस तरीके से दिल्ली के चुनाव में भी प्रसारित किया जा रहा है, तमाम बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, एलईडी, अखबारों में प्रचार प्रसार, टीवी के जरिए आदि खबरें वहां परोस कर बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना जो है राजनीतिक नजरिए से कि दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए या कमर कसने के लिए ये सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया मोहन भागवत ने कि जो हिंदू मतदाता है वो राम को ऊपर रखे, कुंभ को ऊपर रखे और इस विचारधारा से उत्प्रोत होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। बाकी कुछ ना कुछ कांग्रेस और बीएसपी वाले तो काम लगाएंगे ही, तो आम आदमी पार्टी का कुछ काम लग सकता है। तो मेरा मानना यह है, बाकी और चाहे जो बहस होती रहे उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ठीक बात है। संजय जी ने एक इसमें राजनीतिक एंगल निकाला और हो भी सकता है, क्योंकि मुझे राजनीतिक सवाल तो पूछना ही था, बिना पूछे ही संजय जी ने अगर जवाब दे दिया तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वास्तव में ये एंगल हो सकता, क्योंकि समय समय पर चुनावों के बीच में, चुनावों के मध्य में या चुनावों से पहले संघ के टॉप लीडर कभी कभी नसीहत दे देते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, होश में आ जाओ। होता कुछ नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, चलता रहता है। ठीक है, वो अपना सामाजिक संगठन है, जैसा कि कहते हैं वो कि हम सामाजिक संगठन, हमें राजनीति मत घसीटो, नहीं घसीटा जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये अगर मोहन भागवत ने इसको पॉलिटिकल स्वरूप देने की कोशिश की है, तो ये भी माना जा सकता है कि ये राहुल गांधी ने भी इसको पॉलिटिकल स्वरूप देने की कोशिश की कि भाई अंबेडकर का संविधान ना मानने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो
तो मैं डॉक्टर ओम सुधा, सामाजिक चिंतक जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर ओम सुधा, इस पूरे घटनाक्रम को आप क्या देख रहे हैं? क्या ये आज़ादी को कम करने वाला बयान है, आज़ादी के योगदान को कम करने वाला बयान है? जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा, राहुल गांधी स्टेट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, राष्ट्र विरोधी बयान है ये राहुल गांधी का, या फिर एक राजनीति मोहन भागवत के जरिए, दूसरी राजनीति राहुल गांधी के जरिए? दुर्गेंद्र जी, 1925 से लेकर जब आरएसएस बना और 1947 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुझे लगता है आराम करने की मुद्रा में था। आराम करने की मुद्रा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब लोग है इस देश का जो है किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, वकील, शिक्षक, सब लोग आम जन जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी शहादतें दे रहे थे, उस समय आराम कर रहे थे, नाखून भी नहीं कटा रहे थे, तो आराम कर रहे थे। और जब गांधी नेहरू जेल जा रहे थे, भगत सिंह 23 साल की उम्र में की सजा से फंदे पर झूल रहे थे, तब ये आराम की मुद्रा में थे। जब कांग्रेस पार्टी ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी है, मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने भी जो आजादी की लड़ाई लड़ी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोग गोली खा रहे थे, आजाद हिंद फौज के सिपाही जो है अपनी शहादत दे रहे थे, गदर पार्टी और युगांतर के क्रांतिकारी साथी जो है अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। उस समय भी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो आराम की मुद्रा में थी। तो ऐसी स्थिति में जिस संगठन ने आराम किया है आजादी की लड़ाई में, उनको यह जो है शहादतों से मिली आजादी, हमारे पुरखों के खून से जो यह शहादत हमें मिली है, वो तो इनको क्यों आजादी इनको समझ में आएगी, वो आजादी क्यों आजादी मानेंगे। और ये जो बयान है, अब इस बयान के बाद दो चीजें मुझे समझ में आ रही है। एक तो ये मुझे अब कंगना रनौत ने भी कहा था कि आजादी जो है मिली है अभी 14 में, अब इन्होंने कह दिया कि अभी मिली है। तो ये मेल वर्जन की तरह, कंगना रनौत के मेल वर्जन की तरह जो है क्यों व्यवहार कर रहे हैं मोहन भागवत। मैं मोहन भागवत जी का बहुत सम्मान करता हूं, पर मुझे लगने लगा है मोहन भागवत जी को अब जो है आराम करना चाहिए, उनको रिटायर करना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद मानसिक स्थिति आदमी की खराब हो जाती है और विक्षिप्त होकर इस तरह का अनर्गल बयान देने लगता है। कायदे से अगर यह जो है कानून अपना काम सही तरीके से करे तो मोहन भागवत की दो ही जगह हो सकती है, या तो वो पागल खाने में भर्ती करा के उनका इलाज कराया जाए। मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मेरा अनुरोध है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। जो कोई देश के शहीदों का अपमान करेगा, मुझे लगता है उसके लिए जो भी शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं वह बहुत कम। देश शहीदों का अपमान यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहन भागवत होंगे इनके लिए परम पूज्य, लेकिन हमारे लिए मोहन भागवत आज वह चेहरा बनकर उभरे हैं जिन्होंने इस देश के शहीदों का अपमान किया है। मेरे अपने दादाजी क्रांतिकारी थे, मेरे दादाजी ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, तो हम समझते हैं ना कि हम उस परंपरा से आते हैं। ये कहां से समझे? ये तो नहीं, संघ के योगदान को, जैसे महेंद्र जी ने बताया कि संघ का योगदान है आजादी की लड़ाई में, आप लोग बार बार क्यों उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं? जेल गए कौन? सावरकर। प्रेम पत्र लिखे 1914 में लेकर सावरकर ने अंग्रेजों को, उन्हीं सावरकर की बात कर रहे हैं आप क्या, या कोई और सावरकर है? नहीं, हेडगेवार जी आंदोलन में रहे। अब हेडगेवार जेल गए, हेडगेवार से मिले, साहब गए हेडगेवार से मिले, गांधी गए। मुझे तो केवल इतना पता है कि जिस हिंदुत्व की बात हेडगेवार करते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस हिंदुत्व को लात मारी। मुझे इतना पता है। बाबा साहब का यही नाता आरएसएस से और हेडगेवार से। ठीक है। और सच्चाई ये है कि यह आजादी इनको इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि इस आजादी ने इस देश के दलितों, आदिवासियों को भी आजादी दी सही मायने में। इनको क्यों यह आजादी लगेगी? इनके सामने तो जो एक हाथ पर भी नहीं बैठता था लोग, वोट देने का राइट नहीं था, इनसे ही समझा जाता था। और आजादी मिली, जब संविधान मिला, तब हम लोगों को
ठीक है, ठीक है प्रोफेसर ओम सुधा, ठीक है, ओके, आ गई बात आपकी। प्रोफेसर कौशलेव सर, प्रियदर्शी की तरफ मैं जाऊंगा। प्रियदर्शी जी, आजादी के प्रतिफल के रूप में संविधान और जो भागवत जी ने कहा कि हमें का स्वाभिमान हुआ है जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो असली स्वातंत्र्य 22 जनवरी को मिला है। इस पर क्या विचार रखते हैं आप, एक अम्बेडकरवादी होने के नाते? देखिए, अम्बेडकरवादी होने का मतलब ही है कि विशुद्ध वैज्ञानिक व्यक्ति होगा। हम लोगों का धर्म और माताओं से कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत सीधी बात है। बाबा साहब हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए, महेंद्र प्रताप जी को म्यूट कर दिया जाए। बोलिए प्रियदर्शी जी। चल रहे हैं ना। प्रियदर्शी जी बोलिए। वो की राजनीति को सेट करना है, और मोहन भागवत जी या संघ के जितने लोग हैं वो प्रिपेयर रहते हैं कि उनको क्या कहना है, चुनावों के बीच कैसे वोटों का ध्रुवीकरण करना है। बाकी ये सिर्फ वोटों का मसला है, राजनीतिक मसला है। उनका बयान ऐसे बहुत बार ऐसा आया है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए, आरक्षण पहले मिलना चाहिए, आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। तो आरएसएस दलितों के लिए काम करता है भाई प्रियदर्शी जी। आरएसएस दलितों के लिए काम करता है, अम्बेडकर के विचारधारा को कैटर करता है आरएसएस। नहीं, वो तो पॉलिटिकल काम है उनका, वो पॉलिटिकल मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। वो करते नहीं है, नहीं तो उनके जो पक्ष है साहब जी क्या बोले पार्लियामेंट में, आप बताइए। डॉक्टर ओम सुधा, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका ऑडियो गड़बड़ है। प्रियदर्शी जी को बोलने दीजिए जी। बोलिए प्रियदर्शी जी, भी मैं आगे बढ़ूं। अरे भाई, संघ से ही सारे नेता निकले हैं। लोग जितने भाजपा के दिग्गज नेता हैं उनकी ट्रेनिंग संघ ही करती है, और बोलने के शब्दों पर नियंत्रण भी वही रखती है, जिनको भी जहां पहुंचाना होता है। बाबा साहब को इतना मानते लोग, तो बाबा साहब से इतनी मोहब्बत है और उनके लोगों से इतनी घृणा है। आप पूरा डेटा देश का उठा लीजिए, अभी आपको भर्तियों में मिल जाएंगे पूरे जहां जहां सरकारें हैं, संघ के विचारधारा के लोग। बहुत सारी बातें जो डेटा बेस्ड है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, और गूगल कर लीजिए, सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है कि वोटों का ध्रुवीकरण किसी भी तरह से हो। तो राहुल गांधी नहीं ध्रुवीकरण कर रहे हैं, राहुल गांधी भी तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि राहुल गांधी जो बोले हैं, देखिए कांग्रेस उतनी कम अपराधी नहीं है जो दुर्दशा देश में हुई है। संघ कब पला और बड़ा हुआ बताइए? संघ आज का नहीं है, 1925 में उसका निर्माण होता है। देश में संघ के नेता ही कांग्रेस में थे। संघ के जो आदि नेता हैं, आदि पुरुष, वो सब कांग्रेस में ही तो थे। तो कांग्रेस से कैसे बच सकते हो भाई? तो सर सुनिए, उनका मूल डीएनए तो कांग्रेस ही है ना। उसको ये बात कहनी पड़ रही है। कांग्रेस कहाँ वो बात कहने वाली है? कांग्रेस साथ भी संघ के साथ ही रहता है। आज उनकी मजबूरी है। अच्छा, ठीक है, राजनीतिक तौर पर कमजोर है, इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए संजय जी। मैं कह रहा हूं कि डिबेट कहां से कहां पहुंच रही है। सवर्ण बनाम दलित और दलित अम्बेडकर की राजनीति, इन सब में उलझ के रह गई। मसला सीधा सा था कि भागवत ने कब कहा, क्या कहा, और राहुल गांधी ने उस पर क्या रिएक्शन किया जी। दोनों मिला के देखिए, दिल्ली चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ हो रहा है, और उसका सीधा सा असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की हिम्मत कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी भी ग्राफ बहुत चढ़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस को भी उन्होंने उसके सामने कर दिया है, इंडिया गठबंधन को तोड़कर। और बहुजन समाज पार्टी, जो इससे पूरे देश में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सी टीम हो गई, क्योंकि बी कई नाम बी के लिए जाते हैं, ओवैसी का भी नाम आ जाता है और भी लोगों का आता है। तो सी रूप में जो है मायावती भी चल रही है, और उन्होंने भी अपने सारे कैंडिडेट खड़ी कर दिए। और दिल्ली की विधानसभाओं चूंकि कम वोटों की है, तो 500,000 वोट अगर कोई भी कांग्रेस और बसपा के लोग काटते हैं आम आदमी पार्टी का, तो उसमें फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और मंदिर मुद्दा ऐसा है, कुंभ एक तरफ चल ही रहा है, वहां करोड़ों लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, डुबकी लगवाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को उठाकर मोहन भागवत जी ने सीधे सीधे दिल्ली के हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश की है कि राम मंदिर के मुद्दे को ज्यादा अहमियत मिले और
हिंदूकरण जो होता है भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के रूप में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले, बस इतना ही है। ठीक बात है अमलेंदु। अब सबसे काफी देर बाद आ पा रहा हूं आपके पास। एक तो आरोप अमलेंदु आप पर संघ विचारक ने कहा कि कांग्रेस, अंग्रेजों को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो भारत से गए नहीं थे, अपना ही एक रेप्लिका कांग्रेस के रूप में भारत में छोड़ गए हैं, मतलब एक अपना प्रतिरूप, प्रतिमूर्ति आप लोगों के अंदर घुसा के गए हैं। तो अभी भी आप लोग वही अंग्रेजों का काम कर रहे हैं, ये एक संघ का आरोप है, संघ के विचारक सीधे तौर पर। और संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का टूल बन रहे हैं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। अब ये डिबेट ही दूसरी तरफ चली गई, आज़ादी वजादी का मसला अलग हो गया, अब ये पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, सीधे सीधे राजनीति वाला मसला है। तो आप लोगों की स्थिति क्यों ऐसी बन गई भाई? एक पत्रकार है, वो कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं, भाजपा के हथियार बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब अंग्रेजों की प्रतिमूर्ति हैं। बताइए कैसे सरवाइव करेंगे आप भारत में? थोड़ा समय दीजिएगा, सबका जवाब दूंगा जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो झूठ एक पुलिंदा है। साफ तौर पर उसने हमेशा ऐसी बातें करी हैं जिससे लोगों में द्वेष फैले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमेशा बोला जाता है कि मैं राजनीतिक नहीं हूं, मुझे राजनीति में मत डालिए, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो या फायदा होने के चांसेस हो। देखिए, अभी हमारे बीच में जो महेंद्र प्रताप जी हैं, जो अभी बयान दे रहे थे कि कांग्रेस ने एक हलफनामा दिया था कि राम मंदिर के लिए, कौन सा हलफनामा था, दिखा दीजिए। अभी ये सबूत मांग रहे थे ना, और किसने दिया? आप बोल लीजिएगा, मैं जी आपका जब समय आया तब बोल लीजिएगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, ठीक है? तो आरएसएस ने हमेशा ही ऐसा एक काम किया है जिससे लोगों के अंदर द्वेष भावना आए, कैसे लोगों के अंदर जो आपसी प्रेम है वो टूटे, और इनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं, जो काट की हांडी 2014 में चढ़ गई है, वो उतरने वाली है। 24 में उतरते उतरते थोड़ी सी रह गई, वो 29 में बिल्कुल उतर जाएगी, और 27 में उत्तर प्रदेश का जब महत्वपूर्ण राज्य है, यहां से भी इनका सफाया होने वाला है। देखिए, कैसे सफाया होगा? अखिलेश आपको छोड़कर भाग रहे हैं, सब आपको छोड़कर भाग रहे हैं, कहां सफाया होगा? आप लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हो भाई, कांग्रेसियों की ये बड़ी दिक्कत है। पार्टी का समर्थन करेंगे दुर्गेन जी? जी, ये समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जैसे वहां लड़ रहे हैं ऐसे यहां भी कूद पड़ेंगे? मुझे लग रहा है चर्चा डाइवर्ट हो जाएगी, या सच्ची आजादी से चुनाव में चली गई चर्चा और बिल्कुल ओवरलैप कर गई। बोलिए बोलिए अमलेंदु, जल्दी कंप्लीट करिए। अमलेंदु बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी। देखिए, दिल्ली में आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, कांग्रेस को विड्रॉ करना चाहिए था, तो हरियाणा भी तो हम जीत रहे थे, क्यों लड़ गए आप? गुजरात भी तो हम जीत रहे थे, क्यों लड़ गए आप? टीएमसी जाके क्यों लड़ गई, जाके गोवा में जाके? तो ये देखिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संगठन को मजबूत कर रही है, उसके बाद पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या जो देश विरोधी ताकतें हैं जो आरएसएस के रूप में उभर के आ रही हैं, इनके खिलाफ जो साथ आएगी, इसका स्वागत है। बड़े भाई के रूप में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इंडिया अलायंस जब हुआ था स्वीकारा, सबकी बात मानी, अपना दिल बड़ा रखा, और इनके हक की बात, जनता के हित के लिए गठबंधन किया गया। लेकिन अपनी जब निजी स्वार्थ देखे जाएंगे तो ऐसे चीजें टूटती ही हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे भी हमारा संगठन, ये बताइए, ठीक है, अब हम चुनाव पे चर्चा कर लें किसी दिन अलग से, अमलेंदु त्रिपाठी। हम सीधे सीधे ये अरे भाई, अचानक सच्ची आज़ादी और झूठी आज़ादी क्यों आप लोग लेकर आ गए भाई? ये ठीक है, भागवत जी ने स्वतंत्रता या स्व की बात की, अभी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनका एक पखवाड़ा चल रहा है, कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी में वो बात बात पे स्व याद दिलाते रहते हैं, अच्छी बात है। तो उसमें राहुल गांधी को कूदने की क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी झूठ परोसने का काम करती है और आरएसएस का भी वही काम है। देखिए, अगर आपको ऐसे बोलना तो आप साफ साफ बोल देती है। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी में थे, आज भाजपा में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले बहुत सारे लोग हैं। अभी ये बताएंगे स्टेट का मतलब। अभी पता चला हेडगेवार जी भी कांग्रेस में थे, तो क्या करोगे? अब कांग्रेसी तो नहीं है संघ के लोग ना, क्या करोगे? देखिए, ये निकल के आए हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस की विचारधारा के थे, कांग्रेस में थे। जब उनकी एक विचारधारा टूटी, उनको लगा कि नहीं, हमें देश में देश विरोधी ताकतों या हो सकता है स्पॉन्सर किए जा रहे हो, उसके बाद इसमें यही बात तो आपके लिए संघ कहता है कि अंग्रेजों की प्रतिमूर्ति है। बात कर दी मुस्लिम लीग में, तो इनके नेता मुखर्जी जी मंत्री थे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो पूर्व में जनसंघ थी, उससे आरएसएस का एक जो हिस्सा थी, इनकी न कोई विचारधारा है,
कैसे साम दाम दंड भेद अपनाकर लोगों में फूट डालकर सत्ता पाई जाए। आरएसएस की तो आपने देखा कि विचारधारा ही मोहन है। भागवत के पास ऐसा सबसे बड़ी कौन सा विचारधारा पद तो है आरएसएस जो उनको की है। जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। सोचिए इतना लाखों करोड़ों जिसकी सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा है, तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को सुरक्षा या देश का पैसा खर्च किया जा रहा है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। जो हजारों करोड़ों लोग लाखों लोग शहीद हुए युद्ध में, उस स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध था या जो उस समय में उस पीरियड में हुए, उनके जो करोड़ों वारिस हैं उनके दिल पे आज क्या बीती होगी सोचने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये बेशर्मों की तरह आके अरे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, कांग्रेसी खामखा हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तमाम शहीदों को दिक्कत हो। अभी कह दिया महेंद्र प्रताप ने, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप लोग हमारी डिबेट में शब्दों को तोड़ते मड़ोते रहते हैं। जो जिनकी परिवार से शहीद हुए, जिनके फैमिली में कोई न कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। ऐसे पूरे देश में हो रहा है, लेकिन ये खाली कोई न कोई ऐसा एक प्रोपेगेंडा से देश तोड़ने की साजिश करते हैं। लेकिन आज तक इनके हाथ में सत्ता नहीं लगी। ये काट की हांडी जो इस बार चढ़ गई है, जो गलती से चढ़ गई है, वो उतरने वाली है। और इनका सत्ता का घमंड है, जिसके नशे पे ये जो उल्टे सीधे उलूजुलू बयान दिए जा रहे हैं। कभी कंगना राउत मोहन भागवत को सत्ता से कोई लेना देना नहीं। वो साधु आदमी है, संत आदमी है, वो संगठन का काम करते हैं, वो समाज सेवा करते हैं। सत्ता से क्या मतलब दी गई और ऐसा बयान देने का क्या मतलब? महेंद्र प्रताप को मंत्री नहीं बनना है मध्य प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं। वो संघ का काम कर रहे हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इस दूसरी पार्टी को कहीं एक भी विधानसभा में समर्थन दिया हो? कभी नहीं। तो उनकी भी टीम है। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास समय का अभाव है, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। महेंद्र प्रताप सिंह, एक छोटी सी टिप्पणी, क्या इन बातों के बिना भी क्या चीजें हो सकती हैं क्या? क्योंकि जो सरसंघचालक जी हैं वो तो समरसता की बात अक्सर करते रहते हैं। वो उन्होंने ही कहा था कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। हालांकि उनकी बात कोई मान नहीं रहा इस देश में, खोदे पड़े जगह जगह, लेकिन फिर भी वो कहते तो रहते ही हैं। तो इसकी जरूरत, या फिर ऐसा होता है जैसे गाँव में होता है कि एक बार कोई बड़ा बुजुर्ग कहता, किसी को पिटवाना होता, वो कहता कि हम हाँ करते रहेंगे, तुम पीट देना। तो इस तरह का भी होता है, गांवों में बहुत चलता है, क्या कर रहे हो, जब तक दो चार हाथ उसने जमा दिए। तो क्या इस तरह के भी काम कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग करते रहते हैं क्या? देखिए, अभी जो ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा में मेरे को एक ही बात कहनी है कि आप जब तक गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक आपका कुंभ स्नान नहीं माना जाएगा। संघ को बाहर से देखोगे ना, तो कभी आपको वो हाथी जैसा दिखेगा, कभी आपको वो घोड़े जैसा दिखेगा। आप जब तक उसके अंदर नहीं आओगे ना, संघ को नजदीक से देखना पड़ेगा। तो अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भैया, हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज है, कपिल सिब्बल ने दस्तावेज दिया है सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ, राम के खिलाफ। और शुक्ला जी बोल रहे हैं महात्मा गांधी वर्धा में संघ, मैंने भी तो वर्धा ही बोला था, संघ का शिविर ही तो बोला था। वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हो सकते हैं। बोलने दिए अमलेंदु प्लीज, अमलेंदु त्रिपाठी प्लीज। बहुत धैर्य से सुना है महेंद्र प्रताप ने, उनको सुनिए ना फिर। अजय जी मैं आ रहा हूँ, पहले उनको बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। वो बहुत धैर्य से सुनते हैं, अच्छी बात नहीं। अमलेंदु त्रिपाठी, नो, अमलेंदु त्रिपाठी मैं अलाउ नहीं करूंगा। बोलिए महेंद्र प्रताप जल्दी से। दोनों अलग अलग चीजें। अमलेंदु त्रिपाठी मान जाओ भाई, बोलने दो उनको। मैं केवल एक ही बात कह के बात को अपनी तरफ से पूरा करूंगा कि संघ को समझने के लिए संघ को नजदीक आना पड़ेगा, संघ के अंदर आना पड़ेगा। बाहर से आप संघ को देखिए, मैं एक बात बताता हूं, जैसे मैं महेंद्र प्रताप सिंह संघ का विचारक प्रचारक रहा हूं, हो सकता है मेरी 3 पीढ़ी पहले भी मेरे घर के लोग भी कांग्रेस में रहे हों। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जब जो पत्थर पानी में बहता रहता है ना समय के, जैसे अभी इन्होंने कहा गौरव भाटिया के बारे में, अरे भाई, कोई विचारवान व्यक्ति होगा तभी वो बदलेगा। जो लोग जड़ होंगे ना, वो नहीं बदलेंगे। वो जड़ जो पत्थर बहता नहीं है ना पानी के साथ, उसी पे काई लगती है। ये जितने लोग बैठे ना, इनके ऊपर काई लग गई है। अब इनका कुछ नहीं है, लोगों को फिसला रहे हैं और खुद भी फिसल रहे हैं। इनका कोई उपयोग नहीं बचा। अलग कर महेंद्र जी, संजय जी इधर काई हटा रहे हैं आजकल जी। मैं काई हटाने का ही काम कर रहा हूँ, और वो काम मोहन भागवत जी भी कर रहे हैं। अब ये तो जड़ लोग हैं, इनको कौन समझाए? अरे भैया, अगर आपके विचारों में परिवर्तन है, आपको कुछ समझना है तो अंदर आइए ना, बाहर से क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? अच्छा, आज आप कुपित हो गए महेंद्र जी। जो आपका स्वभाव कुपित होने वाला है नहीं, लेकिन आज आप कुपित हो गए। ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं, अंतिम टिप्पणी। कुपित नहीं हुआ, बहुत कुछ कहा, मतलब इन्होंने तो बहुत कुछ कहा।
अरे कुछ मुझे लगा कि ये लोग जो सारे पत्रकार और विपक्ष के लोग हैं अपने उद्देश्य में सफल हो गए, आपको कुपित कर दिया उन्होंने। अजय शुक्ल, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की बहुत संक्षिप्त में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहली बात, तथ्यों को गलत ढंग से जब तोड़ा जाता है, वर्धा में उन्होंने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन वर्धा में गांधी जी से वो मिलने आए थे, ना कि गांधी जी गए थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कपिल सिब्बल ने बतौर दूसरे पक्षकार की हैसियत से कोई एफिडेविट दिया था, ना कि कांग्रेस के नेता या भारत सरकार की तरफ से। इसलिए यह झूठ ना फैलाया जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरह से कोई भी इस तरह का एफिडेविट देने की बात आज तक नहीं है, और ना ही उसके। और रही बात, नरेंद्र मोदी सरकार के मिनिस्टर ने संसद के भीतर बयान में दिया है कि जो सेतु की बात होती है वो सेतु काल्पनिक है, ये नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने कहा। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय जी। मुझे लगता है आपके और महेंद्र जी की एक अलग डिबेट करानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम सुधा, प्रोफेसर काउंसिल प्रदर्शी अजय शुक्ल, महेंद्र प्रताप सिंह, संजय श्रीवास्तव और अमरेंद्र त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बड़ी दिलचस्प चर्चा रही, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी कहते हैं ना गांव में कि बात नहीं बतकहा और टेढ़ा। नमस्कार।